कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ पूछना हो इसमें, कोई सवाल हो तो। इरिगेशन वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो एक बार और मैं था कि अगर टाइम मिले तो एक बार रिवीजन, प्रैक्टिकल दिखाना है या प्रैक्टिकल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दिखा देंगे अभी, है ना। बेसिकली उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एकदम सरल है। पानी को आप लिफ्ट करिए और फिर पानी को छानिए। छानने के बाद एक मेन लाइन बनाइए और सब लाइनों में आप खेतों को डिवाइड करते हुए सब लाइनों में पानी को ले जाके और फिर उसमें पॉइंट बनाइए। तो मेन है पानी को लिफ्ट करना, फिर उसको छानना, फिर सब लाइन में ले जाना, फिर मेन लाइन में ले जाना, फिर सब लाइन में ले जाना और फिर सब लाइन में पॉइंट बनाना। सो पॉइंट आपको 5 फीट पे एक ड्रिप का बनेगा, उसके लेफ़्ट राइट में 2 बनेंगे 8-8 इंची के अंतर से, और उसी पाइप में 20-20 फीट पे 1-1 इंच के पॉइंट बनेंगे सब लाइन में। सो वो सब लाइन में 1 इंच के पॉइंट से आपके मिनी स्प्रिंकलर चलेंगे और इससे ड्रिप और फॉगर और मिस्ट चल जाएंगे, है ना। और कई तरह के बेडों की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी और स्प्रिंकलर के पाइप से मैनुअली फ्लड और स्प्रिंकलर का इरिगेशन चलेगा। 20-20 फीट पे लगाना है, वो ज़्यादा लगाना है क्या, बड़ा लगाना है फिर? 20 फीट पे मतलब पाइप में पॉइंट बनेंगे 20 फीट पे, और फिर हम वो पाइप में भी 20-20 फीट पे स्प्रिंकलर लगाएंगे। एक स्प्रिंकलर का जो रेडियस होगा वो 10 फीट होगा, तो दूसरे का भी 10 होगा, तो एक दूसरे का डिस्टेंस 20 फीट हो जाएगा ऐसे। नहीं, वो छेद जो लगाना है 20 फीट के ऊपर स्प्रिंकलर के लिए, तो वो 1 इंच का या हाफ इंच का? वो पाइप पे लगाना 1 इंच का होगा। सब जगह 1 इंच का ही? 1 इंच का। और फिर उसमें आप अपना ये लगा दोगे, है ना, स्प्रिंकलर लगा दोगे। तो स्प्रिंकलर आपको मिनी स्प्रिंकलर स्टैंड वाला लेना है, तो ये रॉड में आप इसको स्टैंड कर सकते हो और हाइट अपने हिसाब से कर सकते हो। ज़्यादा गहरा लगा दोगे तो नीचे पानी स्प्रेड होएगा, और थोड़ा ऊपर कर दोगे तो ऊपर पानी स्प्रेड होएगा। एवरेज हाइट क्या होनी चाहिए? एवरेज हाइट लगभग ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ओपन में क्रॉप लगा रहे हैं तो आप मैक्सिमम हाइट पे ही लेके जाओ, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे ज़्यादा नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर आएगा। सो स्प्रिंकलर का पर्पज़ ये होता है कि नाइट्रोजन भी प्लांट्स को मिले। तो जो इन्वायरमेंट में 70% नाइट्रोजन होती है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन से नीचे आती है, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा नीचे कर देंगे तो वो ज़्यादा एरिया में पानी मतलब नहीं फैल पाएगा, तो कम एरिया का पानी नीचे जाएगा, ऐसा है। तो स्प्रिंकलर का पर्पज़ ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर। अब लेयर फार्मिंग में आप और ज़्यादा ऊंचा कर दोगे तो छत पे पानी घलेगा इसके, तो उससे फिर पानी नीचे मतलब गिरेगा, तो पर ऊपर घल के फिर गिरेगा, फैलेगा नहीं फिर। तो इसलिए उसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, ऐसा है। तो लेयर में क्या हाइट होती है? लगभग 2 फीट के आसपास, मैक्सिमम 2 फीट। और इसका टोटल हाइट होता है 3.5-4 फीट का स्टैंड होता है ये। सर, ये हल्दी के साथ हर्बल भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हो, बहुत सारी हर्ब्स उगा सकते हैं। जो राजस्थान में हाँ। मतलब जो सही रहे उगा सकते हैं और जो हम बेच सकें, मतलब मेन तो ये है कि जो बेच सके उगा सकते हैं। तो वो आप बताएंगे ना? हाँ, इसमें सतावर है, सफ़ेद मूसली है, सहजना है, तुलसी है ना, अश्वगंधा है, ये सब चीज़ें इसमें बहुत बेहतर होती हैं। स्टीविया की जैसे स्टीविया भी बहुत अच्छी होती है, तो हम हल्दी के साथ स्टीविया कर सकते हैं? बिल्कुल कर तो सकते हैं। स्टीविया को भी मतलब वो परमानेंट ही लगा रहेगा या? नहीं, परमानेंट नहीं हो पाएगा वो, तो आपको एक हार्वेस्टिंग ही बस ले पाएंगे उसका। फिर उसको फिर से बीज डालने हैं या उसकी मतलब नहीं, बीज नहीं डालने पड़ेंगे, वही उसके कंद नीचे रह जाएंगे, सूट्स रह जाएंगे। जब आप हल्दी हार्वेस्ट कर लोगे वो फिर से आ जाएगा। तो बेटर ये है कि आप हल्दी जहाँ पे लगा रहे हैं उसको स्टीविया को मत लगाएं। वो लीफी वेजिटेबल्स के रूप में ज़रूर ले सकते हैं, परंतु वो लॉन्ग टर्म तक लगातार चलती है 3-4 साल तक। तो आप उसको जहाँ पर कंद वाली फसल नहीं लगा रहे हैं वहीं पर उसको लगाएं।
तो वो लीफी और कंद दोनों का काम करेगी। फिर उसके ऊपर आप क्रीपर्स और एक फ्रूट क्रॉप लगा सकते हो। अच्छा, वो 3 लेयर के कॉम्बिनेशन में आएगा। मतलब जहाँ पर आपका स्टीविया रहेगा वहाँ पर कंद वाली कोई क्रॉप नहीं लगेगी, अच्छा है ना, और ना ही लीफी लगेगी। अच्छा तो एक क्रॉप आपकी स्टीविया हो गई, एक क्रॉप क्रीपर्स हो जाएगा और एक क्रॉप ऊपर का हो जाएगा टॉप का। अच्छा। ऐसा 3 लेयर के कॉम्बिनेशन में स्टीविया को किया जा सकता है। ये अरहर के साथ स्टीविया सूट हाँ, करेगा? अरहर के साथ स्टीविया सूट करेगा, कर सकते हैं, मतलब नीचे स्टीविया लगा दें? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टीविया कौन सी हर्ब होती है? स्टीविया बेसिकली शुगर फ्री प्लांट है। हाँ, वो मीठा काफ़ी होता है, शक्कर से कई गुना मीठा होता है और शुगर कंटेंट नहीं होते हैं। शुगर फ्री जो टैबलेट है वो स्टीविया से ही बनती है। तो वहाँ काफ़ी डिमांड है राजस्थान में स्टीविया की। बाहर भी हम भी डिमांड है ना, उगाते हैं। एक्सपोर्ट भी होता है। राजस्थान किस एरिया में ज़्यादा होता है एक्चुअली, यहाँ एमपी यूपी बॉर्डर पे। अभी ऊपर वाला एक जो मल्टीलेयर का ब्लॉक है उसमें हम लोगों ने आधा एकड़ में किया था लास्ट ईयर। उसके 3 साल से उसको चला रहे थे, पर अभी पिछले ही साल उसको ख़त्म किया। अभी हालांकि बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं, मतलब मार्केटिंग तो हम स्टीविया का मार्केटिंग तो देखो ऐसा है, ये जो हब्स है ना, ऐसी कुछ चीज़ें जो रेयर होती हैं उनकी आप पहले कनेक्टिविटी बनाएं, तभी उनको लगाएं, क्योंकि इनका मार्केट तो है पर आपके संपर्क में वो होना चाहिए। शायद कंपनी वाले ही ले जाते हैं। मैंने भी एक वीडियो देखा लेते था। हैं, लेकिन उनके साथ टाइप होना चाहिए। बहुत होता है, पर पता है क्या है कि जब तक आप रॉ मटेरियल को खुद प्रोसेस नहीं करेंगे ना, तब तक फिर वो वैल्यू नहीं देता है आपको प्रोडक्ट, है ना। इसमें कोई तो है ना वो जो एपीओ है, वो क्या कारखाना लगा रहे हैं स्टीविया का, कर सकते हैं। शुगर का। तो इसकी स्टीविया की प्रोसेसिंग टफ होती है क्या, कि इजी रहते जैसे निकाला सुखाया ऐसे होता है, या ज़्यादा नहीं tough नहीं, है? टफ नहीं होती है। इसको 2 तरीके से किया जाता है। एक तो नॉर्मली आप डिहाइड्रेट कर दें, पत्ती को ड्राई कर दें हाँ और उसका डस्ट बना दें और पाउडर बना दें, तो वो स्टीविया का पाउडर 200, 250, 300 रुपये, 400 रुपये किलो तक रॉ फॉर्म में बिकता है। दूसरा उसका निर्जलीकरण कर दें, मतलब उसको पानी में डाल के उसको भाप बनाएं उसकी, और उसका शुगर फ्री वो निकालें, है ना, एक्सट्रैक्ट करें उसको। तो एक वो होता है, वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। फिर उस केस में जो है ना, फिर आपको खर्चा ज़्यादा लगेगा। फिर बेसिकली जो भाप बन के जो उसका पानी आता है, फिर उसमें कुछ मीडियम मिला के वो टैबलेट बनाई जाती है ना। तो वो नॉर्मली आप पाउडर बेचिए, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि हमने जो प्लान करा था कि स्टीविया और सहजन एंड हल्दी, देसी हल्दी, तो ये 3 का हल्दी नहीं हो पाएगा। स्टीविया, सहजना आप कर सकते हो और साथ में क्रीपर्स कर लो, ऐसे 3 क्रॉप आप लगा सकते हो उसमें, है ना। जो टैंक सीमेंट टैंक बनाया था ना, जी, उसके अलावा विकल्प वो सिंटेक्स टैंक भी लगा सकते सिंटेक्स टैंक भी रख लो आप। एक 200 लीटर का ये प्लास्टिक के जो बैरल आते हैं वो भी रख सकते हैं हम। हैं। अभी 5,000 तक भी मिल जाएगा। हाँ, खूब आराम से। वो तो जो है ना, ठीक है। अभी आप स्टॉक करने के पर्पस से, आपका पर्पस क्या है उस हिसाब से फिर बना सकते हैं, तो वो तो अपने अपने पर्पस के ऊपर रख सकते हैं। बाकी आप उस वहाँ पे 200 लीटर का भी अगर ड्रम रखते हैं तो इनफ है, मतलब 200 लीटर का भी चलेगा, बहुत बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो बोर से पानी अच्छा, स्टॉक करने के लिए, हाँ, स्टॉक करने के लिए कम से कम आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट 10,000 लीटर का स्टॉक होना चाहिए। अभी 10,000 का भी मिल रहा है वो। हाँ, तो लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। स्टोरेज चाहिए हमको, कोई स्टोरेज चाहिए बस, कोई नहीं, लगा सकते हो आप, नहीं लगा सकते हो, कोई बुराई नहीं। ये जैसे ड्रिप सिस्टम जैसे चौक हो जाते हैं, तो अब जैसे पॉली हाउस में तो 3 महीने क्रॉप ली जाती है, तो 1 महीना गैप छोड़ते हैं, तो उसमें सर है ना, उस टैंक में 1 बोतल तेजाब डाल देते हैं और चला देते हैं, क्योंकि 1 महीना उसको छोड़ना होता है। लेकिन अब मुझे तो जैसे खेत में करना है, अगर उसमें चौक हो गया तो कैसे करेंगे, उसमें तो तेजाब नहीं डाल सकते ना। नहीं, तो वो एक्चुअली देखो, पहले तो क्या करो, आप ये ध्यान रखो कि वो 4-5 साल से ज़्यादा ड्रिप लाइन चलती नहीं है। मोस्टली आप चौक भी हो जाएंगे छेद, तो आप एसिड डाल के आप कितने चौक छेद खोल पाएंगे, आप नहीं खोल पाते हैं वो उसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब अगर 100 बंद हुए तो आप एसिड डालने से 10 खुलेंगे, पर वो 10 भी फिर 3-4 राउंड में फिर हो जाएंगे चौक। तो आप तो ये मान के चलो, माइंड सेट करके चलो कि 5 से 6 साल तक ये ड्रिप चलेगी।
तो आप स्ट्रीम लाइन ही लो सस्ती वाली। और फिर आप ये दूसरा जो फिल्टर है वो थोड़ा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रखो ताकि पानी फिल्टर होके ही आगे फॉरवर्ड हो। अगर वहाँ से गड़बड़ पानी निकल गया तो फिर यहाँ पर चोकिंग के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। नहीं, फिल्टर भी होके आता है, लेकिन वो जो वहाँ के पानी में वो कुछ है ना, वो नमक है। ऐसे पता नहीं एकदम कुछ जम जाता है वो पूरा ही। मैं समझ गया, वो साल्ट होगा। तो बेसिकली उसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि जो स्ट्रीम लाइन होती है ना, उसमें जाली जो लगी होती है वो बहुत अनफिल्टर्ड जाली होती है। ISI मार्क में बहुत फिल्टर्ड जाली होती है। तो उसके अंदर जो जाली होती है उसको पानी को कई रास्तों से गुजर के फिर बूंद बन के निकलना पड़ता है। नॉन ISI में क्या होता है कि अनफिल्टर्ड जाली होती है, वो 1-2 रिंग के बाद पानी निकल जाता है। तो नॉन ISI में चोकिंग की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। मतलब उससे बेस्ट ज़्यादा खर्चा किया जाए, कहने का मतलब। हाँ, क्योंकि उसमें अंदर जो जाली होती है ना वो इतना क्वालिटी बेस्ड नहीं होती है। तो हमें वहाँ पर जाली क्वालिटी वाला चाहिए भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी अगर फिल्टर होके आ गया और अगर कुछ उसमें आ गया, मान के चलो मिनी पार्टिकल्स आ गए या नमक ही आ गया, तो वो सॉल्ट जो है ना जमा ना हो, इसलिए कमज़ोर जाली रहेगी तो जल्दी निकल जाएगा। तो वो नॉन ISI में सही रहता है। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि आप नॉन ISI का ही ड्रिप लें। वो चोकिंग में कम, मतलब चोकिंग होता है उसका, जल्दी चोकिंग नहीं होता है। सेकंड, आप उसको जो आखिरी का एंड पॉइंट होता है उसको बीच बीच में 15-20 दिन में एक बार फ्लैश आउट करते रहें, ताकि जो भी उसमें मान के चलो कुछ भी आया और आपने जब ड्रिप चालू की तो उसको लास्ट में एंड पॉइंट खोल दिया तो वो एकदम से पूरा पाइप फ्लैश आउट हो जाएगा। वो गंदगी जो है ना उसमें पाइप के अंदर जमा नहीं रहेगी, जमा रहेगी तो वो जाली में चिपकी रहेगी और चिपकते चिपकते इकट्ठी हो जाएगी और छेद एक बार में चोक हो जाएगा। और बाय द वे लास्ट मोमेंट में चोक हो भी गया 2 साल के बाद ही, तो उसका सरल तरीका ये है कि आप ड्रिप लाइन को चालू करो, एंड पॉइंट बंद करो और आप एक लकड़ी लो और लकड़ी से जहाँ पर जाली लगी है ना उसके लेफ्ट और राइट में 2-3-4 चोट मार दो, तो उसके अंदर जाली में जो भी चीज़ें जमा हो जाती ना प्रेशर में वो निकल के बाहर आ जाती हैं, तो ओपन हो जाता है। सर बायो डिकम्पोजर का प्रयोग उसमें अंदर किया जा सकता है? बायो डिकम्पोजर जो होता है हाँ कर सकते हैं, वो भी तो कैल्शियम को गला देता है। हाँ, पर सॉलिड फॉर्म में जो मटेरियल होगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो वाटर सॉल्युबल होगा, पानी के साथ जो घुल सकता है, वही चीज़ हम उसमें दे सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी भी ड्रिप लाइनें चोक हो जाती हैं, लेकिन उसमें हम लोग यही करते हैं कि एक लकड़ी लिया और हमने उसको यूँ यूँ ठको दिया, तो उसमें जो जमा होता है ना मटेरियल वो हिल के डुल के और फिर प्रेशर से निकल जाता है। सिंपल तरीका है, आप एसिड का प्रयोग मत करें, उसके बीच की रास्ता यही है। आप वहाँ पर फिल्टर को ठीक तरीके से लगाएं ताकि पानी जो है ना प्रॉपर वो होके निकले। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर आप पानी को लाइन को वहाँ पर 15-15 दिन में फ्लैश आउट करें और फिर उसके बाद जो है ना अगर चोक होते हैं तो ये करें और ड्रिप लाइन को स्ट्रीम लाइन लें आप। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ISI मार्क की जाली दिखा देता हूँ और नॉन ISI मार्क की, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये बात, है ना, कि दोनों में कितना अंतर है। हाँ, अब एक बात ये है कि उसमें जो ड्रिप का डिस्चार्ज है ना, एक पॉइंट से कितने बूंद पानी गिरेगा 1 घंटे में, तो जितना मिनिमम डिस्चार्ज लोगे उतना अच्छा ड्रिप लाइन कहलाएगा। मतलब जितना कम पानी गिरेगा, ज़्यादा जल्दी पानी गिरेगा वो ड्रिप लाइन अच्छा नहीं होता है। तो लेकिन हमारे देश में 2.5 लीटर से कम के डिस्चार्ज बिकते ही नहीं हैं, है ना। जैसे इजराइल है, नीदरलैंड है और जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पानी का बहुत क्राइसिस है, तो वो लोग 200 ml तक का डिस्चार्ज बनाते हैं। 1 घंटे में 200 ml पानी गिरेगा। हमारे देश में पानी बहुत है, 200 ml टपके का, तो हमारा किसान कहता बा में पानी नहीं गिर रहा, मतलब जो है ना कंप्लेंट करता वो कि इसमें पानी नहीं आ रहा, जबकि वो टेक्निकल रूप से वो साउंड है, मतलब बढ़िया है, वो ही पानी होना चाहिए। क्योंकि प्लांट्स जितना स्लो आप पानी की बूंद गिराओगे उतना एब्जॉर्ब करेगा और जितना जल्दी ड्रॉप गिराओगे उतना वो पानी को रिटेन करेगा, मतलब नीचे जाएगा। सो वो पानी का वेस्टेज है अगर जल्दी ड्रॉप गिर रही है तो। पर ठीक है, मिनिमम 2.5 लीटर तक का डिस्चार्ज हमारे देश में मिलता है, तो मिनिमम उतना तो लें कम से कम 2.5 लीटर का। और कहीं कहीं तो 10-12 लीटर के डिस्चार्ज मिलते हैं, मतलब कंपनियां बेचती हैं, क्योंकि
किसान को चाहिए पानी दिखना चाहिए, टप 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 अच्छा गिरना चाहिए, तो उसको लगता है हाँ ये ड्रिप सही है, अच्छा गिर रहा है पानी। तो टेक्निकल रूप से जितना कम पानी गिरेगा उतना ड्रिप अच्छा होता है और उतना पौधे को वो सूट करता है, ऐसा है। तो 2.5 लीटर तक का हम डिस्चार्ज ले सकते हैं, जो मिनिमम हमारे देश में मिलता है। बाकी अगर और मिनिमम मिल जाए तो वो बेस्ट है ना। ये जाली की बात कौन सी की थी? ये एंड टर्मिनल पे जहाँ से पानी निकलेगा वो जाली दिखाना है, ISI और नॉन ISI? नहीं, ड्रिप के अंदर होती है, जहाँ हाँ, पर अंदर में पानी ना? गिरता है ना वहीं पर जाली होती है। हम्म, जहाँ पर पानी ड्रॉप होता है ना वहीं पर एक जाली और लगी होती है। अच्छा। और मेरा ऐसा मानना है कि वो जाली का कोई काम नहीं है। हम्म, मतलब जो हमारे अध्ययन में आया कि जब आप वहाँ पर फिल्टर कर दे रहे हो तो यहाँ पे आप जाली लगाने का क्या मतलब है भाई? आपको पानी कम रेशो में गिरे उसके लिए आप एक चिप लगा दीजिए, ताकि जो है ना पानी उतना ही एक बूंद गिरे। अब उसमें इतना क्रॉसिंग करके वो जाली लगा देते हैं, नेचुरल बात है वो चोक होगी। जब आपने वहाँ पानी फिल्टर कर दिया तो यहाँ क्यों आप उसको मतलब छान रहे हो? कुल मिला के बात ये है, मे बी वो ये स्प्रे इसलिए बना कि चोक होगी तो नया लेंगे ना। नया लेंगे, यही है और क्या है ना। इसको हटा नहीं सकते इधर से, हटा के जाली से जाली को नहीं, वो अंडरग्राउंड क्या होती है, इंजेक्ट होती है उसके अंदर। जब वो पाइप बनता है मतलब मशीन फैक्ट्री में, तभी वो उसके ऊपर मतलब चिपक के ही आती है अंडरग्राउंड। तो उस जाली का तो कोई सेंस ही नहीं है, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है ये कि हटा देना चाहिए, पर ये बहुत मुश्किल बात है। तो स्ट्रीम लाइन में ऐसा है कि उसमें जाली का निप जो है ना बहुत आसान होता है, उसमें क्रॉसिंग बहुत नहीं होती है, पानी आसानी से ड्रॉप आउट होता है। तो वो सस्ता भी है और ड्रॉप आउट भी हो रहा है, तो बेटर है कि वो ही हम उसी पे जाएं, है ना। तो इसलिए पूरा निचोड़ मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रीम लाइन लो 4-4.5 रुपये मीटर की, और ये वाला ISI मार्क का बढ़िया फ़िल्टर लो, पाइप अच्छे लो, ताकि वो अंडरग्राउंड परमानेंट होने वाले हैं। लेकिन ये सामने की जो ड्रिप लाइन है वो नॉन ISI आपको लेना चाहिए। हमने तो पूरा वही लिया है, इन सभी खेतों में वही लाइन पड़ी हुई है ना। सर और एक मुझे छूटा है ऐसे लगता है, मल्टी लेयर में हम मसाले कर सकते हैं, काली मिर्च और कुछ कर सकते हो, काली मिर्च भी कर सकते हो। वो काली मिर्च हमारे यहाँ आती है क्या? ह्यूमिड लगता है ना उसका। लाल मिर्च भी कर सकते हो, अदरक तो ऑलरेडी होता ही है, फिर इसमें तेज पत्ता भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वाली टॉप क्रॉप के रूप में आप कर सकते हो तेज पत्ता, और काली मिर्च भी घी जा सकती है, कर सकते अपने हो। यहाँ आती है क्या ये? दालचीनी भी कर सकते हो इसके अंदर, काली मिर्च आती हल्दी है के अपने? साथ यहाँ नहीं आती है। मैंने ट्राई किया था अपने फॉरेस्ट में लगा के, हाँ। पाइनएप्पल भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, लेकिन पाइनएप्पल तो आ भी गया थोड़ा बहुत, लेकिन काली मिर्च नहीं आ पाया। उसको फल नहीं लगता। हाँ, फल नहीं लगे और ग्रोथ भी नहीं हो उसकी प्रॉपर हो पाई। ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए पड़ता है एक्चुअली उसको। यहाँ पर ये ग्रीन हाउस में नहीं होता है, कोस्टल एरिया में हो जाता है, हाँ? कोस्टल एरिया में हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समुंदर के आसपास के इलाके में हो जाता है। तो वो हल्दी के साथ मिर्ची लगा सकते पॉली हाउस हाँ, लगा सकते हैं। हैं, क्योंकि दोनों मेरे ख्याल से 8 महीने में पॉली में चांस बन सकता है, हाँ, ह्यूमिडिटी क्रिएट कर सकते हैं ना, तो थोड़ा बहुत चांस Sir, you told every plant has unique water requirement, but in multi-layer there are 3-4 types of plants in one bed, and each plant has a specific irrigation type. So messing irrigation will happen. एक्चुअली देखो क्या होता है, गुड क्वेश्चन एंड वेरी टेक्निकल क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा है। इसमें बेसिकली हर एक प्लांट्स की पानी की रिक्वायरमेंट अलग है। अब आप समझिएगा, जब कोई प्लांट्स चाइल्ड स्टेज में होता है, सबका पानी का रिक्वायरमेंट एक जैसा होता है, ठीक है। जैसे ही वो यंग स्टेज में जाता है एंड अब वो फ्रूटिंग बनाने वाला है, फिर पानी की रिक्वायरमेंट सबकी चेंजेस हो जाती है। लौकी को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, टमाटर को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, खीरा को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, पपाया को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। इन सारी क्रॉप्स को फिर ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अभी तो हम आपको बता ही दे रहे हैं मोटा मोटा, फिर ऑन प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे कि जैसे हमने ये फील्ड पे लेयर फार्मिंग के ये बेड बनाए, ये हमारे बेड्स हैं, ठीक है। फिर हमारा 1.5 फीट का गैप है और ये हमारे बेड्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मान के चलो पपाया लगा हुआ है 15-15 फीट के अंतर से,
ठीक है। और यहीं पर हमारी क्रीपर्स लगी है मिड ऑफ द बेड, और यहीं पर हमारी लीफी वेजिटेबल है। अब लीफी वेजिटेबल्स को और क्रीपर्स को और रूट क्रॉप को सबको चाइल्ड पीरियड में एक जैसा पानी चाहिए। तो क्या होगा, हम बहुत मिनिमम बेसिस पे पानी जो दे रहे हैं उसी मिनिमम बेसिस पे तीनों को एक जैसा मिल रहा है। अब लीफी को वो ज़्यादा ग्रो करेगी जल्दी जल्दी, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होगा, है ना, तो उसको ऊपर में पानी मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बूंद, जैसे पहली बूंद गिरेगी तो सबसे ज़्यादा तो लीफी को मिलना है, फिर ड्रेनेज होगा तो रूट क्रॉप को मिलेगा, फिर क्रीपर्स के पास जाएगा, फिर पपाया के पास जाएगा। तो क्या होगा कि जब लीफी वेजिटेबल को ज़्यादा पानी चाहिए होगा तो हम इनिशियल स्टेज पे उसको ज़्यादा देंगे और बाकी की क्रॉप को सिमिलर देंगे। लेकिन जब ये सब निकल जाएगा तो रूट क्रॉप बचेगा, क्रीपर्स बचेगा और पपाया बचेगा। अब इनमें से रूट क्रॉप को कम पानी चाहिए, ठीक है, और पपाया और क्रीपर्स को ज़्यादा चाहिए। हम उस केस में क्या करते हैं कि अब अगर हम इस बेड पे ज़्यादा इरिगेशन करेंगे तो कंद वाली क्रॉप को दिक्कत होएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा होल बनाते हैं, है ना, फिर आधा फीट के गैप पे एक होल बनाते हैं, फिर आधा फीट के गैप पे एक होल बनाते हैं, फिर आधा फीट के गैप पे होल बनाते हैं। ये होल बनाते हैं, इसकी मिट्टी निकाल के इधर लगा दिया, लेफ़्ट राइट कर दिया, और अब इन होलों में पानी भरा रहता है, ठीक है। तो जो हमारी रूट कंद वाली क्रॉप है उसकी रूट 9 इंच तक है, और ये जो होल होगा ये 9 इंच के नीचे अब पानी को जाने देगा। तो जब इसमें जो पानी भरे रहेगा वो पपाया को और क्रीपर्स क्रॉप को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आप इन पोल्स में एक्स्ट्रा पानी भर सकते हैं। जब आप एरीगेट कर रहे हैं तो आप इनमें पानी भर सकते हैं। सेकंड, अगर मान के चलो स्प्रिंकलर से पानी दे रहे तो आप कहेंगे कि वो कैसे भरेगा, तो हम स्प्रिंकलर का पाइप खोल के एक रोल वाला पाइप रखेंगे और हर एक लाइन में यहाँ पे रख देंगे और सीधा भर के आखिरी तक आ जाएगा। फिर हम लाइन चेंज करके वहाँ से पानी छोड़ेंगे, आखिरी तक आ जाएगा। अब यही गड्ढे बारिश के टाइम में पानी रिचार्जिंग का भी काम करेंगे, है ना। जब पानी गिरेगा तो आपने स्लोप के डायरेक्शन में रिज बेड बनाए हैं, तो आधा आधा फीट के गड्ढे करने हैं और आधा आधा फीट के गैप से करने हैं। मतलब आधा फीट गहरा, इतना खाली और इतना चौड़ाई रखना है। तो इससे जो मिट्टी निकलेगी लेफ़्ट राइट चढ़ा दीजिए। अब बारिश में जो पानी गिरेगा और बेड पे जो मिट्टी होगी वो बह के रास्ते में आएगी, रास्ते में मिट्टी और पानी दोनों बहेगा, तो इन गड्ढों में रुकते हुए पानी भी रिचार्ज होते हुए आगे बढ़ेगा और मिट्टी भी उन गड्ढों में जाके रुक जाएगी। ऐसा अभी हम बस करने ही वाले हैं विद इन अ वीक, 10 दिन के अंदर। तो नीचे की मिट्टी निकाल के लेफ़्ट राइट बेड पे कर देंगे तो मिट्टी भी चढ़ जाएगी हमारे बेड पर, और छोटा छोटा पानी का पोट्स भी बन जाएंगे जो क्रीपर्स के लिए और पपाया के लिए ज़्यादा पानी के लिए सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा करते हैं। तो ये लेकिन अभी स्टार्टिंग में करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सबको एक जैसा पानी चाहिए। जब ये फ्रूटिंग बनाने लगते, जैसे पपाया जब फूल पे आया, तब उसको पर डे कम से कम 10 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है, और नहीं तो फिर फ्रूट का साइज़ ही नहीं आ पाएगा प्रॉपर। तो फ्रूटिंग के टाइम पे पानी की रिक्वायरमेंट फ्रूट वाले क्रॉप का बढ़ जाता है, तो उस स्टेज में हम फिर गड्ढे बना के पानी को मेंटेन करते हैं। ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी रूट भी नीचे होती है, खड्डे में पानी भर दिया तो वो और डेप्थ में ही जाएगा, ऐसे है। तो है पूरा टेक्निकल। अच्छा सवाल था ये। और कोई सवाल? And you can start multi-layer farming only in February, March or नो, एवरी टाइम। आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, पर फरवरी में स्टार्ट करने से 4 लेयर का सेटअप, 5 लेयर का सेटअप एक साथ कर सकते हैं। बट अगर आप फरवरी और मार्च को छोड़कर एवरी टाइम किसी भी मंथ में शुरू करेंगे तो उस मंथ के हिसाब से कॉम्बिनेशंस लगेंगे, मतलब 4-5 नहीं लगेंगे। 4 और 5 लगेगा फरवरी और मार्च में, बाकी हर एक मंथ में अलग अलग कॉम्बिनेशंस लगेगा। तो 2 लग जाएगा, 3 लग जाएगा, ये 2-3 2-3 2-3 एवरी मंथ होगा, है ना। तो वो सीज़न का वेजिटेबल हम लोग लगा सकते हैं। जैसे अभी अगर हमें शुरू करना है तो अभी मैक्सिमम हम 3 लेयर से शुरू कर सकते हैं, एक रूट क्रॉप, एक क्रीपर्स और एक ऊपर वाला क्रॉप। लीफी अभी ये टाइम पे नहीं कर पाएंगे ऐसा। जो जमीन का जो ट्रीटमेंट करना है वो अभी इस मौसम में पॉसिबल है कि बारिश होती रहती है, अगर आपने गर्मी के टाइम पे नहीं किया हाँ, तो फिर अभी करके ही आपको फसल बोना चाहिए, है ना। पॉसिबल है, आप कर भी सकते हो, पर उसका जो फ़ायदा बेनिफिट्स है हाँ, वो आपको 100% ना मिलके आपको परसेंटेज में कम मिलेगा।
पर कर देना चाहिए। करने से मिट्टी के अंदर मतलब तकलीफ बढ़ेगी नहीं, अगर कम नहीं होगी तो बढ़ेगी भी नहीं। ट्रीटमेंट से ये उसका बेनिफिट्स हो जाएगा। तो वो अभी भी करते हैं तो ट्रीटमेंट करके ही करना अच्छी बात रहेगी। ट्रीटमेंट करके ही आपको क्रॉप लगाना अच्छा है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के, कोई भी डाउट्स कहीं पर क्लियरिटी ना हो, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात हो? लेकिन पर एक प्रश्न उठता है कि हम जी। नॉन केमिकल वाली फार्मिंग कर रहे हैं, जी अपनी प्रोड्यूस निकाल रहे जी। हैं, और मार्केट में तो सब बराबर है, वहाँ तो वहाँ डिफ्रेंशिएट कैसे हम अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे? मार्केटिंग को लेकर हम लोग 1 घंटे का एक टॉपिक है, उसके कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं जो हमने किया है, वो तो हम आपको बता ही सकते हैं। तो वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको दिखा के भी समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ आप वैसे कर सकते हैं जैसे मैंने किया, तो उसमें चीज़ें अपने आप इस्टेब्लिश होती हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। उस पर करेंगे हम लोग बात, है ना। जो मल्टीलेयर फार्मिंग है वो सिर्फ 1 एकड़ के बाद हो गया, अभी अपना सेटअप हो गया, हम लोग ये कर चुके। कितने लार्ज स्केल तक हम लोग लेकर जा सकते हैं? जितना आपका हैंडलिंग हो। बट वही मतलब हैंडलिंग करते वक्त मशीनरीज आ जाएंगे, तब कैसे करेंगे? नहीं, इसमें मशीनरीज बहुत कम यूज़ होगा। तो अगर हम लोग 1 एकड़ करने जा रहे हैं, अगर समझ जाइए 10 एकड़ कर लिया हमने, तो तब तो मैन पावर भी ऐसे ही बढ़ेगा, और जब मेरा टाइम बहुत कम रहेगा तो ऐसे टाइम पे मतलब हम लोग क्या मतलब, क्योंकि हम लोग जब जहाँ पर भी देखें सिर्फ 1 एकड़ का देखें, इसके बाद का व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद भी कर सकते हैं अपन, लोगों ने तो 6-6, 7-7 एकड़ तक का भी किया हुआ है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस मेंटेनेंस और उसका मार्केटिंग और उसका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप पूरा करने से हो जाता है। अब ये मॉडल हम लोग क्या है ना, असल में यहाँ पे फरवरी में करते हैं। इस फार्म पे ऑलरेडी पानी नहीं है, ठीक है, मतलब पानी नहीं है मतलब नहीं है। वो ज़बरदस्ती हम लोग इतना 2 एकड़ का हैंडल कर लेते हैं, 2-2.5 एकड़ का। तो बेसिकली जो है ना, ये पूरा चट्टान है ना। रिचार्जिंग करते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इम्प्रूवमेंट आया है, बट बेसिक तो है ही नहीं है ना। बेसिक बात तो है कि है ही नहीं है। तो जब हम यहाँ पे आए हुए थे तभी तो मतलब जो है ना 3.5 मिनट के आसपास ट्यूबवेल चलता था गर्मी के टाइम पे, अप्रैल के महीने में, और एक फैमिली को ही खाली पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती थी। लेकिन अभी हम इतना सारा प्लांटेशन मेंटेन करते हैं, अपना गायों को और फैमिलीज़ को पानी मेंटेन करते हैं, और इवन अपने कैंप पे भी रेगुलर चलते हैं, तो कम से कम 2-3 हज़ार लीटर पानी पर डे कैंप्स के लिए चाहिए पड़ता है। और हम ये एक मॉडल ऑपरेट करते हैं, और एक ये फार्म और एक ऊपर वाला, ऐसे 3 लगभग सब मिला के 2.5 एकड़ में तो हम गर्मी के टाइम पे मेंटेन कर पा रहे हैं अभी। तो अभी और अगर पानी होता तो हम तो कर देते और भी बढ़ा देते, पर क्या है, मेंटेनेंस करना भी फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये थोड़ा हाईटेक है, इसमें बहुत डेली बेसिस पे काम होता है, और फिर हमारा थोड़ा ये भी है कि हमें कई तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर हम एक ही चीज़ में पूरी तरह से उसी में डाइवर्ट हो जाएंगे तो हम बाकी चीज़ों में ना सीड्स पे काम कर पाएंगे, ना मतलब और जो हमारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड काम है, जो फील्ड क्रॉप को लेके हैं, फ्रूट वेजिटेबल और पल्सेस को लेके हैं, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम नहीं ज़्यादा 2 एकड़ में बस यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी 2 एकड़ में अपना तिली वाले फार्म पे है, तो ऐसे 4 एकड़ में अपना अभी हम मल्टीलेयर कर रहे हैं 4 एकड़ में। मल्टीलेयर में आपने बताया कि नर्सरी भी कर सकते हैं। हाँ, नर्सरी तो बहुत क्या, अच्छे से उगा सकते हैं। हम उसमें 2 लेयर में 3 लेयर में कर सकते हैं नर्सरी ना, हाँ? हाँ नर्सरी आप एक नीचे नर्सरी कर लीजिए, और एक क्रीपर्स और एक फ्रूट आप उगा सकते हैं, मतलब 2 ऊपर कर सकते हैं। एक तो कंद नहीं ले सकेंगे, अंदर मतलब कंद हल्दी नहीं, या नहीं कंद नहीं ले पाएंगे, कंद नहीं, क्रॉप नहीं ले सकते। नहीं, ना लीफी ना कंद ले सकते हैं, क्योंकि नर्सरी के लिए आपको पूरी जगह एंगेज रखनी पड़ेगी ना, सरफेस वाली। तो इसलिए आप ऊपर जो करना कर लीजिए, उसके ऊपर जो करना कर लीजिए, नीचे का फ्लोर पूरा खाली रखिए, ताकि और उसमें ऐसे पार्ट में भी कर सकते हैं, थोड़ा नर्सरी अपने खेत के लिए नर्सरी हम कर सकते हैं। बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं उसमें, है ना, वो कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं।
नर्सरी का कोई एग्जाम्पल है आपके पास कहीं, या कैसे करते हो उसको? आई डोंट नो। नर्सरी का 1-7 दिन के विषय में एक टॉपिक है, तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन तो कर ही देंगे, बता देंगे। पर अभी यहाँ पे तो कोई भी नर्सरी नहीं पड़ी हुई है इन किसी भी बेड्स में, ताकि हम बता पाएँ आपको। बाकी आप बेड्स बनाइए, उसके ऊपर आप बीज डाल दीजिए, नर्सरी हो जाएगा। उसमें क्या है, उसमें नर्सरी के लिए एक कम्फर्ट जोन चाहिए पड़ता है, वो इसके अंदर ऑलरेडी है। 50% शेडो आ रहा है, 50% धूप आ रहा है, और प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है। आप 3.5-4 फीट चौड़े बेड पे आप अपना नर्सरी का कर दीजिए बस। हाँ, सीज़न के हिसाब से इसमें थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। अगर आप बारिश में इसमें नर्सरी करेंगे तो यू शेप का टर्नल बेड बन जाएगा 2 फीट चौड़ा। और अगर मान के चलो ठंडी और गर्मी में नर्सरी कर रहे हैं तो यही फ्लैट बेड बनेगा, ठीक है। तो ये बस इसमें इतना चेंजेस होगा कि आप बारिश में नर्सरी कर रहे हैं तो यू शेप का यूँ बेड उठा देंगे आप ऊंचा, थोड़ा हाइट कर देंगे और यू शेप का कर्व बना देंगे। और जब हम बरसात को छोड़कर ठंडी या गर्मी में नर्सरी लगाएंगे तो यही फ्लैट बेड में नर्सरी लगेगी। सो जैसे आप लीफी वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, सेम आप ये लगा देंगे, ऐसा नर्सरी लगा देंगे, सिंपल है। हाँ, अब नर्सरी के लिए और क्या अलग से तैयारी करनी है वो हम आपको नर्सरी के टॉपिक में बता देंगे कि किन किन चीज़ों की आप नर्सरी कर सकते हैं। उसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है, और गवर्नमेंट आपको बहुत सपोर्ट भी करती है। लाखों रुपए की सब्सिडीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी बताएंगे, कौन कौन सी स्कीम्स का आप फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स अब सभी मोस्टली ऑनलाइन हो गई हैं, तो प्रक्रियाएँ पहले जैसी उतनी जटिल नहीं रह गई हैं, अब थोड़ी सरल हो गई हैं। और अगर आप काम करते हैं तो ठीक है, जितना सपोर्ट अगर मिल सकता है ईजी, तो आप लेके काम आगे बढ़ा सकते हैं। सो कौन कौन सी इक्विपमेंट में, कौन कौन से प्लांटेशन में, कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी आपको स्कीम्स का बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, इसके बारे में हम आपको एक दिन एक्सप्लेन करेंगे पूरा। लेकिन उसके लिए ज़मीन अपने नाम से हो, ज़मीन अपने नाम से भी होना चाहिए। कई स्टेट हैं भारत में, 5 स्टेट हैं जहाँ पर आप नॉर्मल एग्रीमेंट की ज़मीन पर भी जो किराया धारक है वो सब्सिडी ले सकता है। जैसे यूपी में है, कर्नाटक में है, आपका आसाम में है। ऐसे 3-4 राज्य हैं जहाँ पर अगर आपने नॉर्मल, आपने अगर पेपर पर किसी से लिखवा लिया कि ये ज़मीन हमने 5 साल 7 साल के लिए लीज पे ली है, किराए पे, हाँ, तो लीज पे नहीं, लीज अलग होती। लीज में मतलब जो है ना, उसमें 2% ड्यूटी भर के होता है, वो रजिस्टर्ड होता है, वो रजिस्टर्ड होता है। नॉट रजिस्टर्ड की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल एग्रीमेंट की। अब अगर आप बॉन्ड पे, हाँ, केवल एक नॉर्मल 1100 रुपए के स्टाम्प पे नोटरी करा के, और अगर वो कागज भी आप सबमिट करते हैं तो उस पर भी गवर्नमेंट, जो व्यक्ति काम करता है उसके नाम पे सब्सिडी रिलीज कर देती है। स्टेट बता देना ना। हाँ, मैं बता दूंगा वो सब। जिस दिन हम स्कीम्स के टॉपिक पे करेंगे ना बात, उस दिन बता देंगे आपको, है ना, पूरा बता देंगे। कई सारी स्कीम्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो मतलब पता ना होने पे तो हम नहीं ले पाते हैं उनका फ़ायदा, पर पता होने से उनका फ़ायदा ले सकते हैं। और इसमें नर्सरी में बहुत बड़ा स्कोप है, आप बहुत बड़ा काम खड़ा कर सकते हैं इसके अंदर। ये सबसे सस्ता सेटअप है। 2 लाख रुपए में भी अगर आपने बना लिया तो आपने करोड़ों का काम कर डालोगे इसके अंदर, ऐसा है। 25-25, 30-30 लाख रुपए की सब्सिडीज़ देने को बैठी है गवर्नमेंट, पर सही लोगों के हाथ में नहीं जाती है सब्सिडी, तो उसका सही बेनिफिट भी नहीं होता है। तो सही हाथ में जाने से उसका सही फ़ायदा भी मिल सकता है। अच्छे लोग भी हैं, अगर हम अप्रोच करते हैं तो मिलती है। ऐसा बना के वो सब्सिडी देते हैं, थोड़ा आनाकानी करते हैं पर फिर दे देते हैं। हाँ, उनको कन्वेंस, हाँ, कन्वेंस करना पड़ता है। एक्चुअली वो कहते हैं नहीं, वो पौधों के लिए प्राइमरी लेवल पे ग्रो करने के लिए, हार्डनिंग के लिए ये चाहिए पड़ता है, नेट हाउस चाहिए पड़ता है, पॉली हाउस चाहिए पड़ता है। हम फिर उनको कन्वेंस करते हैं कि भाई पॉली हाउस से और नेट हाउस से कई गुना बेटर ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमने ये ऑलरेडी किया है, एक डेमो बना दो, डेमो के टाइम पे एक्सपेंशन करवा दो, सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अधिकारी भी मानते हैं, समझते हैं सब सारी चीज़ें, पर थोड़ा कन्वेंस करना पड़ता है ना। तो इसमें लेकिन आपको वही है कि खर्चा दिखाना पड़ेगा, ये होता है, थोड़ा वो करना पड़ता है। तो इसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 5 लाख के बम्बू खरीदे, भले चाहे फ्री में खरीदे हों, ठीक है, नेट खरीद ली 5 लाख की, ये करना पड़ेगा आपको, बिलिंग करना पड़ेगा, तभी वो उसमें भाई के हो पाएगा ना कि 25 लाख रुपए जो हम आपको देंगे
तो वो आप खर्चा काहे में करोगे, तो वो आपको करना पड़ेगा थोड़ा। एक ही इंसान को सभी तरह की सब्सिडी मिल जाती है, जैसे कि तालाब हाँ, मिल बनाने जाती है। के लिए, तार सबको मतलब कोई हाँ, एक जना आप एक इंसान सारी सब्सिडियों को ले सकता है, पर एक सब्सिडी को रिपीट नहीं ले सकता। रिपीट नहीं, हाँ। मतलब सारी सब्सिडी ले सकते हैं आप। क्योंकि वहाँ तो नेट हाउस पे मिलती है, अभी शुरू हुई है राजस्थान में तो नेट हाउस पे तो मिलती है, मतलब ऐसे वाले पे, ग्रीन वाले पे, ग्रीन नेट हाउस। हो जाता है वो नेट हाउस पे। वो लोग मानते हैं कि नेट हाउस होना चाहिए, क्योंकि नेट हाउस में प्रॉपर कोटेशंस होते हैं, ये होता है वो होता है, पर थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है अधिकारियों को। 2-3 लोगों ने किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो जाता है। आप कन्विंस करेंगे, अधिकारियों को बताएंगे कि सर इससे अच्छा मॉडल कुछ भी नहीं है, हम अपने पैसे ही तो बचा रहे हैं, और स्कीम का मतलब भी क्या है कि भाई ठीक है हम पैसे बचाएंगे तो काम करेंगे, और काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, सपोर्ट मिलने से और अच्छा करेंगे। थोड़ा प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा, मतलब आपको पहले से इस्टेब्लिश करके एक डेमो भी उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो हम ऑलरेडी इसमें ये सक्सेस ले रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था, जी, जैसे आपने बताया कि ज़्यादा बड़े लेवल पे करने के लिए मशीनरीज की यूज़ नहीं कर सकते हैं मल्टी लेवल फार्मिंग, तो ये मल्टी लेवल फार्मिंग क्या लेबर मैनुअल लेबर इंटेंसिव जॉब है? नहीं, मैनुअल लेबर इंटेंसिव जॉब तो है ही, कारण क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मैनुअल वर्क होता है। वीडिंग का तो बहुत थोड़ा 10 से 20%, लेकिन तुड़ाई का, प्लकिंग का, इसमें आप मशीनरीज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, आप गेहूँ बोएं आप हार्वेस्टर से काट सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें आप ठीक है कुंदरू तोड़ना है हाथ से ही तोड़ेंगे, आप हल्दी अदरक खोदना है मैनुअली खोदेंगे, ठीक है, आपको लीफी वेजिटेबल निकालनी है मैनुअली निकालेंगे। तो मैनुअली वर्क इसमें ज़्यादा होता है। तो 2 लोगों का परमानेंट होना ये ऑपरेशंस में आ जाता है, पर इसका फाइनेंशियल स्टेटस ये है कि अगर आप एक व्यक्ति पे 1.5 लाख रुपए भी साल का खर्चा करते हैं, तो आप 2 लोगों को रख के आप 3 लाख रुपए बजट खर्चा करेंगे, तो आपके हाथ में गिरी से गिरी हालत में तभी भी प्रॉफिट के 3.5, 4, 5 लाख रुपए आएंगे। तो बुराई क्या है उसमें, हमने 2 लोगों को रोज़गार तो दिया ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि 1 एकड़ के स्ट्रक्चर से आप 2 लोगों को रोज़गार दे रहे हो, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हम इस सिंगल से इस चीज़ को सोचें कि हम मतलब गांव में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको एजुकेट करिए और प्रॉपर आप सैलरी का स्टेटस बनाइए, एक प्रोफेशनली आप उनको प्रॉपर जो होता है इंश्योरेंस करके प्रॉपर ये करके आप रखिए लोगों को, तो चलेगा काम, क्यों नहीं चलेगा। और देखो वेजिटेबल करने वाले नॉर्मली जो फार्मर हैं वो तो खुद से ही करते हैं ना, उसमें कौन सा बैगन कोई मशीन तोड़ने आती है, या कौन सा कोई भी सब्जी तोड़ने के लिए मशीन का यूज़ होता है, वो तो सब मैनुअली होता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, आप वही क्रॉप उगा रहे हैं तो ठीक है। हाँ, अभी इसमें लेकिन जुताई कम हो जाएगा, काम करने की जो इसमें इफ़िशेंसी है वो बढ़ जाएगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें ये माने नॉर्मल से बचत ही होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल से ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल से ज़्यादा लगेगा, उसमें बचत ही होगी आपको। तो कुल मिला के बात ये है कि लेबर इंसेंटिव है, पर 2 लेबर लगेगी बस केवल, तो आप 1 एकड़ के लिए। लेबर के ऊपर भी एक लेक्चर ले लीजिए। लेबर के ऊपर मतलब लेबर मैनेजमेंट, लेबर को कैसे है, हाँ ये सच है, हाँ वो सब इतना प्रॉब्लम आ जाता है ना लेबर के। हाँ हाँ हाँ, छोटा सा है। या तो आपका एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए जो भी। हाँ वही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक घंटा, 1 आवर तो होना चाहिए। हाँ, कर लेंगे हम लोग उस पर बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। अब हमें जाना है मल्टी लेयर फार्मिंग के मॉडल को बनाने के लिए।